कल ज्योग्राफी इंडिया में फिजिकल डिवीजन हो गए थे। हेडिंग डाल दो, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इधर देख लो। जलवायु पढ़ने से पहले जलवायु के आधारभूत कारकों पर बात कर रहा हूं। एक तो तापमान, दूसरा वायुदाब, तीसरा आर्द्रता और चौथा पवन। जलवायु के आधारभूत कारक कितने? 4। पहला टेम्परेचर, किसी सतह द्वारा सौर विकिरण से प्राप्त की गई ऊष्मा की मात्रा, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो टेम्परेचर, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है अल्बीडो, यानी कि कोई सतह है जो सौर ऊर्जा को ग्रहण कर रही है, उससे तो क्या होगा? तापमान। कोई सरफेस जो सौर ऊर्जा को क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है। तो किसी सतह की सौर ऊर्जा को परावर्तित करने की क्षमता अल्बीडो कहलाती है। सर्वाधिक अल्बीडो सफेद रंग का होता है और सबसे कम अल्बीडो किस रंग का? काले रंग का। और इसलिए जब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाया तब भी बताया था कि राजस्थान ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाड़ौती के पठार पर, हाड़ौती का जो पठार है वहां पर नदियां भी ज्यादा है, वन क्षेत्र भी ज्यादा है, लेकिन यहां पर तापमान सामान्य से अधिक अंकित किए जाते हैं। टेम्परेचर जो होने चाहिए उससे ज्यादा अंकित किए जाते हैं। और उसके पीछे का कारण क्या है? ब्लैक सोयल है। काली जो मृदा है वो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो पहला कारक तापमान, दूसरा वायुदाब, किसी वायुमंडल या वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाला गया वायु का भार। वायुदाब को किसमें अंकित किया जाता है? मिलीबार, स्मॉल लेटर में। पृथ्वी का औसत वायुदाब कितना है? 1013 मिलीबार, या इसी को हम 76 सेंटीमीटर, या इसी को हम 29.92 इंच या 1034 ग्राम के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, तापमान और वायुदाब में इन्वर्जन रिलेशन है, उल्टा। तापमान में बढ़ोतरी होगी तो एयर प्रेशर क्या होगा? कम। और इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों में तापमान अधिक होते हैं, वायुदाब कम हो जाता है, और हमारे शरीर में अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा होता है, और इसलिए कभी कभार नक्सीर की समस्या होती है, नाक से खून निकलता। इसकी वजह से बाहर का वायुदाब कम, हमारी ब्लड का प्रेशर अधिक है, और इसलिए कभी कभार नाक और कान से खून निकलने की घटना भी होती है। तो तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध है? इन्वर्जन रिलेशनशिप, विलोमानुपाती संबंध। इसके बाद आर्द्रता, जिसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में पाए जाने वाली जलवाष्प की मात्रा, उसको हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। ध्यान रहे, आर्द्रता अगर वायुमंडल में से हटा दें, आर्द्रता को 0 कर दें, तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं वो समाप्त हो जाएगी। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि समस्त प्रकार की मौसम संबंधी घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? जलवाष्प। वायुमंडल में जलवाष्प की अधिकतम मात्रा 4 से 5% होती है। हाईएस्ट कितनी होती है? 4 से 5%। ध्यान रहे, तापमान और वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में समानुपाती संबंध होता है। जितना टेम्परेचर अधिक होगा, वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। और इसलिए सर्दियों में वर्षा होती है तो बहुत कम होकर रह जाती, क्योंकि सर्दियों में वायु राशि का तापमान क्या होता है? कम, और इसलिए ज्यादा भारी बारिश नहीं होती है। गर्मियों में तापमान अधिक होते हैं तो बादल पूरे के पूरे भर के आते हैं, और इसलिए वर्षा क्या होती है? अधिक। तो तापमान और वायुदाब में इन्वर्जन रिलेशनशिप है, जबकि तापमान और आर्द्रता में क्या है?
समानुपाती संबंध है, यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी तो वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। चौथा कारक कौन सा है? पवन। जब कोई वायु राशि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पवन। अगर ये चारों कारक किसी क्षेत्र या प्रदेश में अल्पकाल के लिए है तो इसको हम क्या कहेंगे? मौसम। अगर ये 2 माह से लगाकर 6 महीने की अवधि के लिए, इसको क्या कहेंगे? ऋतु। अगर औसतन 35 वर्ष की दशा, एनसीईआरटी ने 30 वर्ष लिख रखे हैं। एनसीईआरटी ने कितने वर्ष लिख रखे हैं? 30 वर्ष। तो औसतन 30 वर्ष की दशा को हम क्या कहेंगे? जलवायु। ध्यान रहे, जलवायु शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्लाइमा शब्द से, जिसका अर्थ होता है अक्षीय झुकाव। तो अभी तक बेसिक कारकों पर बात की है, रैपिडली इसको लिख लेते, फिर आगे चलते। लिखे, भारत की जलवायु हेडिंग डाल रखा है। लिखे, जलवायु के आधारभूत कारक, बेसिक फैक्टर ऑफ क्लाइमेट। जलवायु के आधारभूत कारक या फंडामेंटल फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के आधारभूत कारक। नंबर 1, टेम्परेचर, तापमान। तापमान किसी सतह की सौर विकिरण से, किसी सतह की सौर विकिरण से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा जिसे डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में अभिव्यक्त किया जाता है, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में अभिव्यक्त किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तापमान हो गया। नंबर 2, वायुदाब। वायुमंडल का पृथ्वी पर डाला गया भार। वायुमंडल का पृथ्वी पर डाला गया भार। पृथ्वी का औसत वायुदाब, 13 मिलीबार, 1013, 1013 मिलीबार या 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच, 29.92 इंच, या ग्राम में व्यक्त करें तो 1034 ग्राम, 1034। नोट करके लिखो, तापमान एवं वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध, इन्वर्जन रिलेशनशिप। तापमान एवं वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध। नेक्स्ट लिखें, आर्द्रता। वायुमंडल में पाए जाने वाली जलवाष्प की मात्रा, पाए जाने वाली
जलवाष्प की मात्रा। यह अधिकतम 4 से 5% होती है। अधिकतम 4 से 5% होती है। इसके बाद नोट करके लिखो, तापमान एवं वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में, तापमान एवं वायु की आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता में समानुपाती संबंध होता है। समानुपाती संबंध होता है। इसके बाद पवन। पवन, जब कोई वायु राशि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्षैतिज के समानांतर, हॉरिजेंटली, क्षैतिज के समानांतर प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो इसे पवन कहा जाता है। पवन कहा जाता है। लिखें, मौसम। मौसम, वेदर, किसी क्षेत्र या प्रदेश में, किसी क्षेत्र या प्रदेश में जलवायु संबंधी कारकों का, जलवायु संबंधी कारकों का अल्पकालीन योग, शॉर्ट टर्म कंडीशन, अल्पकालीन योग। नंबर 2, ऋतु, सीजन, ऋतु। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण किसी क्षेत्र या प्रदेश में, किसी क्षेत्र या प्रदेश में जलवायु संबंधी कारकों में, जलवायु संबंधी कारकों में 2 से 6 माह की अवधि, 2 से 6 माह की अवधि के लिए होने वाला परिवर्तन, 2 से 6 माह की अवधि के लिए होने वाला परिवर्तन। इसके बाद लास्ट, जलवायु, क्लाइमेट। औसतन 30 वर्ष, ब्रैकेट में लिख देना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने 30 वर्ष लिख रखा है, औसतन 30 वर्ष की दशा, औसतन 30 वर्ष की दशा जलवायु कहलाती है।
ओके, एक पेज छोड़ दो पूरा, यहां तक होगी बात। जलवायु के फंडामेंटल फैक्टर पर बात कर ली। अब भारत की जो जलवायु है, एक तो यहां भारत 8 डिग्री 4 से 33 डिग्री 6 है। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये वाला भाग उष्ण, ये वाला शीतोष्ण, और इसलिए भारत की जलवायु को अक्षांशीय दृष्टि से क्या कहा जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि सब ट्रॉपिकल। भारत की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंध। लेकिन भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। अगर पृथ्वी का कोई भी भाग 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य है और उसकी लोकेशन महाद्वीपों के पूर्व में है, यानी कि महाद्वीपों के पूर्व में है, तो वहां पर दाब पेटियों में खिसकाव की वजह से एक जलवायु निर्मित होती है। उस जलवायु को कहा जाता है मानसूनी जलवायु। तो भारत की जलवायु को हम किस प्रकार की जलवायु कह सकते हैं? मानसूनी जलवायु। परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि भारत की जलवायु मानसूनी क्यों है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पूर्व में होने के कारण दाब पेटियों में खिसकाव की वजह से 6 महीने पवने जल से स्थल की ओर और 6 महीने पवने स्थल से जल की ओर, यानी कि दाब पेटियों में खिसकाव की वजह से इस जलवायु का निर्माण होता है। तो परीक्षा में जब तक आपसे यह नहीं पूछे कि भारत की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से कैसी है, तब तक जलवायु के लिए क्या राइट करके आना है? मानसूनी। एग्जामिनर खोद के पूछे कि भारत की जलवायु अक्षांशीय दृष्टि से कैसी है, तो उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि भारत का आधा हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन में है, आधा हिस्सा टेम्परेट में, और दोनों मिला के क्या हो जाता है? सब ट्रॉपिकल हो जाता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। ध्यान रहे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से, अरबी भाषा के किस शब्द से? मौसिम शब्द से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वह जलवायु जहां पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता हो। सीजनली क्या होता है? चेंज। 6 महीने पवन जल से स्थल की ओर चलती है, 6 महीने पवन स्थल से जल की ओर चलती है। फिर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो एक अरब भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है अल मसूदी, और अल मसूदी ने सर्वप्रथम मानसून शब्द का उपयोग किया। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय मानसून का विस्तृत वर्णन किसके द्वारा किया गया, तो एक अरब भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है अल बरूनी, और अल बरूनी की पुस्तक है हिंद के करिश्मे, और हिंद के करिश्मे में वो पहली बार हमारी जो मानसूनी जलवायु है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मानसून शब्द की उत्पत्ति, तो मानसून शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से? मौसिम शब्द से। मौसिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वह जलवायु जहां पवनों की दिशा में सीजनली चेंज होता है। मानसून शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसके द्वारा किया गया? अल मसूदी के द्वारा। मानसून की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई? तो अल बरूनी के द्वारा। एक बार इतना लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लिखें, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट, 36 डिग्री 6 मिनट के मध्य है।
अतः भारत की जलवायु को अक्षांशीय दृष्टि से उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखें, भारत की जलवायु को सामान्यतया जनरली, भारत की जलवायु को सामान्यतया मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इस जलवायु का निर्माण दाब पेटियों में खिसकाव से, इस जलवायु का निर्माण दाब पेटियों में खिसकाव से, इसके बाद लिखे, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से जिसका अर्थ वह जलवायु जहां पवनों की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन होता है। इसके बाद लिखें, मानसून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी द्वारा मानसून का विस्तृत वर्णन अल बरूनी द्वारा ठीक है। एक मेरे साथ चार्ट बना ले, फिर ऋतुओं पर बात करते। ये मेरे साथ लिख लो, मानसूनी जलवायु पहला उत्तरी पूर्वी मानसून काल, इसको उतार लो मेरे साथ, उत्तरी पूर्वी मानसून काल और दक्षिणी पश्चिमी मानसून काल।
उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु, शीत ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। शीत ऋतु का प्रारंभिक भाग शरद ऋतु और पश्चात का भाग शीत ऋतु। शरद ऋतु सितंबर से नवंबर, शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी, ग्रीष्म मार्च से मई, वर्षा जून से अगस्त। लिख दिया? ठीक है। एक तो ये महीने याद रखने हैं। तो ये हमारी पृथ्वी, ये विषुवत रेखा, ये कर्क और ये मकर। 21 जून सूर्य कहां चमकता है? कर्क रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मकर रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य कहां जाता है? उत्तर में। 23 सितंबर को सूर्य कहां जाता है? दक्षिण में। चारों तारीखें 2-3 बार पहले भी लिखवा चुका हूं। 21 जून सूर्य का कर्क रेखा पर सीधा चमकना, जिसको समर सोलेस्टिक या ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को सूर्य का मकर रेखा पर सीधा चमकना शीत अयनांत कहलाता है। 21 मार्च को सूर्य का विषुवत रेखा को पार करके नॉर्थ में जाना बसंत विषुव कहलाता है। और 23 सितंबर को सूर्य का दक्षिण में जाना शरद विषुव कहलाता है। यहां पर कौन सा महीना शुरू हो रहा है? सितंबर। सूर्य कब दक्षिण में जा रहा है? 23 सितंबर। तो एक तो महीने याद रखने की तो सिंपल सा तरीका है कि सूर्य दक्षिण में जा रहा है, ऋतुओं का क्रम याद रख लेना है, शरद, शीत, ग्रीष्म और वर्षा। सितंबर से 3-3 महीने जोड़ देने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर क्या होंगे? शरद ऋतु। दिसंबर, जनवरी और फरवरी क्या होंगे? शीत। मार्च, अप्रैल, मई कौन सा? ग्रीष्म। और जून, जुलाई और अगस्त क्या हो जाएंगे? वर्षा ऋतु। ठीक है। हम उत्तर में हैं, सूर्य दक्षिण में जाएगा तो हमारे यहाँ तापमान क्या होंगी? कम। अगर सूर्य उत्तर में आएगा तो तापमान में क्या होगी? बढ़ोतरी। ठीक है। तो पहली ऋतु डाल दो, शरद ऋतु। इसको ग्रीष्म अयनांत और इसको वापस रिपीट नहीं करा क्योंकि बहुत बार लिखवा चुका हूं। राजस्थान की जलवायु में भी इसको लिखवा रखा है। पहला शरद ऋतु। ठीक है। इधर देख लो, शरद ऋतु
सितंबर से लगाकर नवंबर, ये भारत, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। 23 सितंबर को सूर्य कहां गया है? दक्षिण में। इससे पहले की ऋतु कौन सी थी? वर्षा। शरद ऋतु से पहले की ऋतु कौन सी थी? वर्षा। तो इसका एक तो क्रियाविधि क्या है? तो सिंपल सी दो लाइनें। 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। भारतीय भूमि पर तापमान कम होने लगते हैं। तापमान कम होने लगेंगे तो वायुदाब क्या बढ़ेंगे? हाई प्रेशर होगा, और इसलिए पवन असल से जल की ओर लौटना प्रारंभ होती है। और इस कारण शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन, निवर्तन या लौटते मानसून का काल कहा जाता है। तो एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पीरियड ऑफ रिटेटिंग मानसून, या मानसून का प्रत्यावर्तन या निवर्तन किस ऋतु को कहा जाता है? तो शरद ऋतु। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। लेकिन कभी परीक्षा में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं दे के सितंबर, अक्टूबर दे और अक्टूबर, नवंबर दे, तो तमिलनाडु के तट को छोड़ते छोड़ते इसको नवंबर हो जाता है। और इसलिए बेस्ट ऑप्शन राइट करके आना है अक्टूबर और नवंबर। इसमें विशेषता क्या है? तो तापमान धीरे धीरे कम हो रहे, वायुदाब बढ़ रहे, पवन असल से जल की ओर लौटना प्रारंभ हो रही, और इस कारण इस ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होते हैं। वर्षा भी समाप्त हो गई और इसलिए अब धीरे धीरे मौसम क्या होता है? साफ होने लगता है। तो एक तो स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम और गुलाबी सर्दी किस ऋतु की विशेषता है? शरद ऋतु। ठीक है, तो शरद ऋतु राजस्थान में भी सेम लिखवा रखी है, लिख दो 3 लाइनें। शरद ऋतु 23 सितंबर को 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। अतः भारतीय भूमि पर तापमान कम होने लगते हैं और वायुदाब बढ़ने लगते हैं। वायुदाब बढ़ने लगते हैं। वायुदाब बढ़ने लगते हैं। अतः पवन स्थल से जल की ओर असल से जल की ओर असल से जल की ओर लौटना प्रारंभ हो गई है। सॉरी, असल से जल की ओर लौटना प्रारंभ हो जाती है। अतः इस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन, निवर्तन या
लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है? लौटते मानसून की ऋतु कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। विशेषता। विशेषता। स्वच्छ आकाश। स्वच्छ आकाश। सुहावना मौसम और गुलाबी सर्दी। ठीक है, नोट करके लिखो। भारत में भारत में भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के माह अक्टूबर एवं नवंबर। मानसून प्रत्यावर्तन के माह अक्टूबर एवं नवंबर। ठीक है, हेडिंग डाल दो शीत ऋतु। शीत ऋतु। ठीक है, एक तो शीत ऋतु को देख लो। ये कर्क रेखा, ये विषुवत और ये मकर। इसके महीने दिसंबर से लगाकर फरवरी। तो एक तो क्रियाविधि, 22 दिसंबर को सूर्य कहां पहुंच गया है? मकर रेखा पर, यानी कि भारतीय भूमि से अत्यधिक दूर। और इस कारण भारतीय भूमि पर तापमान अब क्या है? बहुत कम, वायुदाब बहुत ज्यादा। और इसलिए पवन पूर्णतः कहां से चलेगी? उत्तर पूर्व से। और इस कारण शीत ऋतु को उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु। शीत ऋतु में सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है और इस कारण उत्तर भारत, मतलब कर्क रेखा के उत्तर का जो हिस्सा है, ये कठोर शीत से या कड़ाके की शीत से गुजरता है, ठंड से। तो एक तो परीक्षा में पूछा जाता है कि उत्तर भारत में कठोर शीत के कारण क्या है। तो एक तो पहला कारण, सूर्य कहां चला गया है? मकर रेखा पर, और इसलिए तापमान क्या हो रहा है? कम। नंबर 2, पवनें कहां से आ रही है? उत्तर पूर्व से। उत्तर में क्या है? हिमालय। हिमालय के उत्तर में जाए तो साइबेरिया। तो एक तो इस ऋतु में साइबेरिया से चलकर आने वाली ठंडी उत्तरी पूर्वी पवनें। तीसरा कारण, इस ऋतु में हिमालय में क्या होती है? पश्चिमी विक्षोभ से बर्फबारी होती है, तो हिमालय में होने वाली बर्फबारी। चौथा कारण, उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना। ऊपर उत्तर की ओर हिमालय, दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। बीचे का भाग क्या है? नीचे है,
और इसलिए भारी वायु नीचे हो आकर इकट्ठी होती। तो उत्तर का मैदान किस प्रकार है? लोअर लैंड है। और इसके बाद समुद्र तट से दूरी, उत्तर का जो भारत है उसके पास समुद्र का तट नहीं है, और समुद्र का तट नहीं होने के कारण समुद्र की जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, और उस प्रकार की दशा को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शिप, महाद्वीपीयता की दशा। तो उत्तर भारत में कठोर शीत के कारण नंबर 1 सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना, नंबर 2 साइबेरिया से चलकर आने वाली उत्तरी पूर्वी ठंडी पवनें, नंबर 3 हिमालय में होने वाली बर्फबारी, नंबर 4 उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना, नंबर 5 समुद्र तट से दूरी या महाद्वीपीयता की दशा। एक बार इतना लिख देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखें, शीत ऋतु 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है। अतः भारतीय भूमि पर तापमान कम और वायुदाब अधिक। अतः पवन पूर्णतः उत्तर पूर्व से चलना प्रारंभ होती है। अतः इस ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन, निवर्तन एवं लौटते मानसून, क्या लिखा, क्या लिखा दिया मैंने? पवनें पूर्णतः उत्तर पूर्व से चलती है, यहां तक तो लिखा है। अतः इस ऋतु को उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु कहा जाता है। ठीक है, मोबाइल कुछ का कुछ करवाएगा। अतः इस ऋतु को उत्तरी पूर्वी मानसून की ऋतु कहा जाता है। आगे लिखे, उत्तर भारत में कठोर शीत के कारण नंबर 1 सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना, सूर्य का मकर रेखा पर पहुंचना। नंबर 2 साइबेरिया से चलकर आने वाली
ठंडी उत्तरी पूर्वी पवने, ठंडी उत्तरी पूर्वी पवने। नंबर 3, नंबर 3, हिमालय में होने वाली बर्फबारी, हिमालय में होने वाली बर्फबारी। इसके बाद नंबर 4, उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना, उत्तर के मैदान का अवतलाकार होना। और लास्ट, समुद्र तट से दूरी या महाद्वीपीयता की दशा, महाद्वीपीयता की दशा। महाद्वीपीयता की दशा। ठीक है, इसके बाद लिखो मौसम संबंधी घटनाएं। हो गया, हेडिंग डाल दो मौसम संबंधी घटनाएं। मौसम संबंधी घटनाएं। ठीक है, ओस, पाला, कोहरा, धुंध और कुहासा। राजस्थान ज्योग्राफी में भी इनको समझा चुका हूं, केवल शॉर्ट में एक एक शब्द बता रहा हूं। एक तो ओस, शीतकाल में वाष्पीकृत जल राशि संघनित होकर धरातल पर जल बूंदों के रूप में लौटना, ओस कहलाता है। दूसरा पाला, शीतकालीन लंबी रातें, शांत पवन और स्वच्छ आकाश के कारण मृदा का तापमान हिमांक बिंदु को प्राप्त कर जाता है, जिससे ओस की बूंदें ही बर्फ के कणों में परिवर्तित होकर पाले की दशा का निर्माण करती है। पाला उत्तर भारत के किसान हेतु अभिशाप। इसके बाद पाले से बचने का सर्वोत्तम उपाय सिंचाई। कोहरा, धरातल के समीप बनने वाला बादल। धुंध, हल्का कोहरा जिसमें विजिबिलिटी मोर देन 1000 मीटर होती है। इसके बाद क्या है, कुहासा, कोहरे एवं धुएं की मिश्रित दशा, जिसको हम कुहासा कहते हैं, स्मॉग। तो स्मॉग, SMOKE, स्मॉक यानी कि धुआं, और FOG, फोग यानी कि कोहरा, दोनों को मिलकर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉग, कुहासा। तो कुहासे की दशा में क्या होता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सामान्यतः विशेषकर दमा रोगियों के लिए घातक होता है। ब्रोंकाइटिस के जो रोगी होते हैं उनके लिए यह हानिकारक होता है। तो ओस, पाला, कोहरा, कुहासा, धुंध। ठीक है, इसके बाद शीतकाल में वर्षा। शीतकाल में भारत में 2 प्रकार की वर्षा होती है। एक उत्तर भारत में मावठ और दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा। तो यहां पर ये पहले मावठ को समझा देता हूं। ये अफ्रीका, ये भूमध्य सागर, ये अरब प्रायद्वीप, ये भारत। ठीक है, ये कर्क रेखा,
ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा। 22 दिसंबर को सूर्य कहां चला गया है? मकर रेखा पर, और इसलिए यहां 20 डिग्री से लगाकर 25 डिग्री तक उपोष्ण उच्च दाब पेटी आ जाती। दाब पेटियों में 10 डिग्री खिसकाव होने की वजह से उत्तर भारत में पछुआ पवनें चलती है और दक्षिण भारत में व्यापारिक पवनें चलती। यानी कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंचता है। दाब पेटियों में 10 डिग्री दक्षिण में खिंचाव का कारण 25 डिग्री से ऊपर का भारत पछुआ पवनों में और 20 डिग्री से नीचे का भारत व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो पहला मावट, 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर है? मकर रेखा पर। दाब पेटियों में 10 डिग्री दक्षिण खिसकाव और इसलिए 25 डिग्री से ऊपर का भारत कहां पर? पछुआ पवने। पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर, यहां पश्चिम में क्या? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में इस समय चक्रवात उठते, उनको कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ, अब पवन कहां से आ रही है? इधर से। तो ये पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं। क्रमशः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में शीतकाल में वर्षा करते, जिसे क्या कहा जाता है? मावट। मावट की वर्षा का उत्तर भारत का किसान बेसब्री से इंतजार करता है और इसलिए उत्तर भारत के किसान हेतु इसे वरदान और रबी की फसल हेतु इसे अमृत वर्षा या स्वर्णिम बूंदों के नाम से या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो एक तो मावट की उत्पत्ति का कारण क्या है? दाब पेटियों में खिसकाव। मावट के लिए उत्तरदायी क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। मावट की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य सागर से। मावट को लाने वाली पवन कौन सी है? पछुआ पवन। मावट की वर्षा किस दिशा से किस दिशा में होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। रबी की फसल हेतु वरदान किसे कहा जाता है या अमृत वर्षा किसे कहा जाता है? मावट को। अब दक्षिण भारत, दाब पेटियों में खिसकाव के कारण 20 डिग्री से नीचे का भारत कहां है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव में। तो ये व्यापारिक पवनें दक्षिणी पूर्वी एशिया से नीचे उतर गई, बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा करती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो शीतकाल में भारत में वर्षा दो प्रकार की, एक उत्तर भारत में मावट के रूप में और दक्षिण भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा के रूप में। तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में शीतकाल में वर्षा कहां पर होती है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। क्या भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा कहां होती है? तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट। हो गया शीत ऋतु, लिख दो। लिखे मौसम संबंधी घटनाओं में पहला औस। शीतकाल में वाष्पीकृत जलराशि का, शीतकाल में वाष्पीकृत जलराशि, इवोपरेट वाटर, वाष्पीकृत जलराशि का संघनित होकर धरातल पर जल बूंदों के रूप में गिरना, जल बूंदों के रूप में गिरना। नंबर 2 पाला। पाला शीतकालीन लंबी रातें, सोने के लिए बेस्ट समय सर्दियां। 5:30 बजे दिन अस्त होने आ जाता है, सुबह आराम से 7 बजे तक पूरे 14 घंटे मिलते हैं और इसलिए हिंदी फिल्मों के गाने राता लंबिया लंबिया।
शीत ऋतु के, ठीक है। खत्म ही नहीं होती है रात। क्या लिखा हमने? शीतकालीन लंबी रातें, स्वच्छ आकाश एवं शांत पवन के कारण, स्वच्छ आकाश एवं शांत पवन के कारण धरातल का तापमान तेजी से कम होकर, धरातल का तापमान तेजी से कम होकर हिमांक बिंदु को, हिमांक बिंदु को, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु को प्राप्त कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जिससे पाले का निर्माण होता है। पाला, पाला रबी की फसल एवं उत्तर भारत के किसान हेतु, उत्तर भारत के किसान हेतु अभिशाप माना जाता है। उत्तर भारत के किसान हेतु अभिशाप माना जाता है। नंबर 3, कोहरा। धरातल के समीप बनने वाला बादल, कोहरा धरातल के समीप बनने वाला बादल। इसके बाद धुंध, धुंध हल्का या छिछला कोहरा, हल्का या छिछला कोहरा। इसके बाद कुहासा, कुहासा कोहरे एवं धुएं की, कोहरे एवं धुएं की मिश्रित दशा, कोहरे एवं धुएं की मिश्रित दशा। नोट करके लिखें। शीतकाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोहरे एवं कुहासे की समस्या, कोहरे एवं कुहासे की समस्या सर्वाधिक होती है। इसके बाद लिखें शीतकाल में वर्षा। नेक्स्ट टॉपिक, शीतकाल में वर्षा। नंबर 1, मावट, मावट उत्तर भारत में
हाँ सर, 10 बजे देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। हाँ। उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा। उत्तर भारत में शीतकाल में होने वाली वर्षा। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है। पहुंच जाता है। अतः दाब पेटियों में प्रेशर बेल्ट, दाब पेटियों में 10 डिग्री दक्षिण में खिसकाव से 10 डिग्री दक्षिण में खिसकाव से 25 डिग्री के ऊपर का भारत 25 डिग्री के ऊपर का भारत पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अतः पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर से उठने वाले भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों के साथ पश्चिमी विक्षोभ पछुआ पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं तथा क्रमशः ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं उत्तर भारत में शीतकाल में वर्षा करते हैं। जिसे मावट कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। मावट की वर्षा उत्तर भारत के किसान हेतु वरदान तथा रबी की फसल हेतु अमृत वर्षा या स्वर्णिम बूंदे कहलाता है।
लिखे नंबर 2, उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा। लिखे वो की वो लाइनें लिखनी है। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर पहुंच जाता है, अतः 20 डिग्री के नीचे का भारत 20 डिग्री से नीचे का भारत उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव में रहता है, प्रभाव में रहता है। अतः अतः यह पवने बंगाल की खाड़ी से बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा करती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा कहा जाता है। ओके, विंटर इज ओवर, हेडिंग डाल दो ग्रीष्म ऋतु। आज तीनों ऋतु हो जाएगी, चारों। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। शरद को वर्नियल कहते हैं, स्प्रिंग तो उसको कहते हैं, वसंत को कहते हैं, वर्नियल कहते हैं शरद ऋतु को। बात कर रहा हूं ग्रीष्म ऋतु की, सुन लो, सुना रहा हूं। 21 मार्च को सूर्य कहां जा रहा है? उत्तर में, कर्क रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में। हम कहां पर है? कर्क रेखा के उत्तर में। तो एक तो ध्यान रखना है कि 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। भारतीय भूमि पर तापमान बढ़ने लगते हैं, तापमान बढ़ेंगे तो वायुदाब क्या होंगे? कम, और इसलिए पवन जल से स्थल की ओर चलना प्रारंभ हो जाती। ध्यान रहे, इस ऋतु में जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाता है, 21 जून को सूर्य कहां चला जाता है? कर्क रेखा पर। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर जाता है, पश्चिम का मरुस्थल, गंगा का मैदान और तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, और गर्म होके तापमान बहुत अधिक और वायुदाब बहुत कम। वायुदाब कम होंगे तो पवन जल से स्थल की ओर तेजी से आएगी, और इसलिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि मानसून गर्त, जिसको हिंदी में मानसून अवदाब और इंग्लिश में मानसून डिप कहा जाता है, तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि मानसून डिप
या मानसून गर्त क्या है? तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम का मरुस्थल, गंगा के मैदान और तिब्बत के पठार के गर्म होकर संवहनीय तरंगे उत्पन्न कर अत्यधिक न्यून दाब की दशा का निर्माण करता है, जिसे मानसून गर्त की दशा कहा जाता है। ध्यान रहे, इस ऋतु में मानसून नहीं आता है, मानसून पूर्व की वर्षा होती, और मानसून पूर्व की वर्षा जिसकी विशेषता है अल्प समय में अतिवृष्टि, आंधी तूफान, तड़ित झंझा और बादलों का फटना इस ऋतु की वर्षा की विशेषता है। तो आंधी तूफान, अल्प समय में अतिवृष्टि, बादलों का फटना किस ऋतु की वर्षा की विशेषता है? तो ग्रीष्म ऋतु। ध्यान रहे, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है आम्र वर्षा। पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र एवं गोवा में आम के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। नंबर 1, कॉफी वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा कर्नाटक, केरल के कॉफी के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा या कॉफी के फूलों के खिलते समय होती है, और इस कारण इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चेरी ब्लॉसम। इस ऋतु में आसाम के चाय के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? चाय वर्षा। एक तो आम्र वर्षा, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र में आम के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा, कॉफी वर्षा, उसी का दूसरा नाम चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक, केरल की कॉफी के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा, और चाय वर्षा आसाम की चाय के बागानों में होने वाली प्री मानसून। एक बार इतना लिख देते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु 21 मार्च को 21 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा को पार कर उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाता है। अतः जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर, जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा की ओर आगे बढ़ता है, पश्चिम का मरुस्थल, गंगा का मैदान एवं तिब्बत का पठार गर्म होकर, पश्चिम का मरुस्थल, गंगा का मैदान और तिब्बत का पठार गर्म होकर मानसून गर्त, ब्रैकेट में मानसून अवदाब, मानसून गर्त की दशा का निर्माण करता है। मानसून गर्त की दशा का निर्माण करता है। इस ऋतु में पवन जल से स्थल की ओर चलना, इस ऋतु में पवन जल से स्थल की ओर चलना
प्रारंभ हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद लिखें मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। अल्प समय में अतिवृष्टि, अल्प समय में अतिवृष्टि, आंधी तूफान, आंधी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित झंझा एवं बादलों का फटना, एवं बादलों का फटना इस वर्षा की विशेषता है, इस वर्षा की विशेषताएं हैं। इसके बाद नंबर 1 लिखो आम्र वर्षा, मैंगो शावर। आम्र वर्षा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र एवं गोवा में, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र एवं गोवा में आम के बागानों में होने वाली, आम के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा। नंबर 2 कॉफी वर्षा, कर्नाटक केरल के, कर्नाटक केरल के कॉफी के बागानों में, कर्नाटक केरल के कॉफी के बागानों में होने वाली यह वर्षा कॉफी के फूलों के, कॉफी के फूलों के खिलते समय होती है, कॉफी के फूलों के खिलते समय होती है। इस कारण इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है, इस कारण इसे चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। इसके बाद चाय वर्षा, चाय वर्षा चाय के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा। ओके, इसके बाद हेडिंग डाल दो चाय के बागानों में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा। हेडिंग लिख दो ग्रीष्मकालीन चक्रवात, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। ग्रीष्मकालीन चक्रवात में बबूलिया,
काल बैसाखी, बारदोली चीड़ा, नार्वेस्टर। ठीक है, तो एक तो बबूलिया, राजस्थान के मरुस्थल या पश्चिम के मरुस्थल में उठने वाली ग्रीष्मकालीन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? बबूलिया। नंबर 2 काल बैसाखी, पश्चिमी बंगाल या गंगा के डेल्टा में प्रवाहित होने वाले ग्रीष्मकालीन चक्रवात जो जूट की कृषि को नुकसान पहुंचाते काल बैसाखी के नाम से जाने जाते हैं। बारदोली चीड़ा, बिहार का मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में चलने वाले ग्रीष्मकालीन चक्रवातों को बारदोली चीड़ा कहा जाता है। नार्वेस्टर, पूर्वोत्तर हिमालय में चलने वाले ग्रीष्मकालीन चक्रवातों को नार्वेस्टर कहा जाता है। लिख दो, गर्मियां खत्म। लिखें, ग्रीष्मकालीन चक्रवात नंबर 1 बबूलिया, राजस्थान के मरुस्थल में चलने वाली, राजस्थान के मरुस्थल में चलने वाले ग्रीष्मकालीन चक्रवात, ग्रीष्मकालीन चक्रवात। नंबर 2 काल बैसाखी, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, गंगा के डेल्टा में चलने वाले, पश्चिम बंगाल, गंगा के डेल्टा में चलने वाले चक्रवात जूट की कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं, जूट की कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। बारदोली चीड़ा, बारदोली चीड़ा, गंगा, बिहार का मैदान, बिहार का मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में चलने वाली ग्रीष्मकालीन चक्रवात। लास्ट, नार्वेस्टर, नार्वेस्टर। लिखें, पूर्वोत्तर हिमालय में, पूर्वोत्तर हिमालय में चलने वाले ग्रीष्मकालीन चक्रवात, ग्रीष्मकालीन चक्रवात, नार्वेस्टर। ठीक है, हो गया। हेडिंग डाल दो, वर्षा ऋतु। वर्षा आए नहीं आए, ऋतु आ गई। ठीक है, बात करें वर्षा ऋतु। वर्षा और
ऋतु, ठीक है। एक तो वर्षा ऋतु, ये भारत, यहां पर कर्क रेखा, कौन सा महीना शुरू हुए? जून, 21 जून, ये 0 डिग्री और ये मकर रेखा। आपको पवने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाई है। जब पवने यहां पर मिलती है विषुवत रेखा पर, तो इसको हम क्या कहते हैं? ITCZ पढ़ा रखा है। सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को चमक रहा है, और इसलिए कर्क रेखा के समीप क्या बनता है? NITCZ, यानी कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस कारण कर्क रेखा के समीप अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। अंतरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का निर्माण होता है, यानी कि सूर्य सीधा चमक रहा है तो तापमान बहुत कम है, और इस कारण यहां दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली एक पवन है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। पवन के पास एक ही एड्रेस है, मुझे हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है, क्योंकि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है, ये आपने अपने हिसाब से काल्पनिक रूप से खींची हुई है, पवन को कोई पता नहीं है। तो ये पवन क्या करेगी? न्यून दाब को प्राप्त करने के लिए किसको पार करेगी? विषुवत रेखा को। आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बल कौन सा? कोरोलियस बल। कोरोलियस बल के अनुसार पवने कहां जाएगी? दाईं ओर। तो ये पवन किसको पार करेगी? विषुवत रेखा को। कहां डाइवर्ट होगी? राइट में। दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिणी पश्चिम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किन पवनों का परिवर्तित रूप है? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो है वो ही परिवर्तित होकर क्या बन जाती? दक्षिणी पश्चिमी मानसून हो जाती। तो क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है। कर्क रेखा के समीप NITCZ की दशा का निर्माण होता है। दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन न्यून दाब को प्राप्त करने के लिए विषुवत रेखा को पार कर कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दाईं और विक्षेपित होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ग्रहण कर लेती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही परिवर्तित रूप है। इसके बाद फॉरवर्डिंग ऑफ मानसून, मानसून का अग्रसरण। तो भारत में मानसून जो आता है, ये भारत ठीक है, ये भारत है। मानसून कहां से आ रहा है? दक्षिण पश्चिम से। भारत में इस समय जो सबसे ज्यादा लो प्रेशर होता है वो कहां होता है? दक्षिण पश्चिम। और इस कारण ये इस प्रकार चलता है, इस प्रकार आगे बढ़ता। तो एक तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानसून किस दिशा से किस दिशा में आगे बढ़ता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, यानी कि यहां से इस ओर आगे बढ़ता है। सर्वप्रथम मानसून यहां पर 25 मई अंडमान निकोबार, 1 जून केरल का तट, 15 जून मध्य भारत या राजस्थान, और 15 जुलाई संपूर्ण भारत या उत्तरी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो फॉरवर्डिंग ऑफ मानसून समझ में आ गया? नहीं है? ग्रीष्म काल जो होता है उस ऋतु में न्यून दाब कहां पर होता है? उत्तरी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा। राजस्थान के भूगोल में लिखवाया है कि 997 मिलीबार रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे। तो अब पवन कहां से आएगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, और इसलिए दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तो वायु दाब क्या हो रहा है? कम, और इसलिए पवन भी उस दिशा में आगे बढ़ेगी। तो सर्वप्रथम मानसून कहां आएगा? 25 मई अंडमान निकोबार। तो परीक्षा में पूछे कि मानसून किस दिशा से किस दिशा में आगे बढ़ता है, समझना कुछ नहीं, केवल याद रखना है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये दक्षिण है और ये पूर्व है, वहां से कहां जा रहा है? उत्तर और पश्चिम की ओर। तो मानसून किस दिशा से किस दिशा में अग्रसरित होता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर।
मानसून के अग्रसरण की 4 तारीखें याद रखनी है, यहां भी कुछ नहीं समझना है। 25 मई अंडमान निकोबार, 1 जून केरल का तट या भारत की मुख्य भूमि, 15 जून मध्य भारत या राजस्थान, और 15 जुलाई संपूर्ण भारत या उत्तरी पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा। लिख दे, लिखो। लिखवा दिए 8-10 पेज तो आज, हाँ 7-8 पेज तो लिखवाए। हाँ 8-10 पेज तो लिखवाए ना। लिखे अब इसको। 2 घंटे में कम से कम एक 5 मिनट में 200 शब्द लिख सकते हैं। 1 घंटे में 12 पेज लिख देने चाहिए और 2 घंटे में 24 पेज। और जब 30 पेज की कॉपी आती है आरएस मेंस में तो तभी पूरी होती है, जब स्पीड हो। ठीक है, ये हाथ जो है ना, आईएएस के एग्जाम एक पेपर होता है सुबह 9 से 12 और दूसरा पेपर होता है 2 से 5। फर्स्ट सेकंड पेपर, थर्ड फोर्थ पेपर जो है वो दिन में 2 पेपर होते हैं। 4 दिन में परीक्षा समाप्त हो जाती। तो कितने कितने पेज आते हैं उसमें? 40-50 पेज आते हैं कॉपी में, तो लिखते ही है। ठीक है, आप लोगों ने भी तो परीक्षा में लिखे होंगे, ग्रेजुएशन वगैरह में 20-25 पेज नहीं लिख के आते हो। बस वो आदत छोड़नी नहीं है, और मेरी क्लास में बैठोगे तो नहीं छोड़ने दूंगा। लिखवा दूं अब? ये ब्रेक दिया था बीच में, लिखो। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के समीप, कर्क रेखा के समीप सीधा चमकता है। अतः अतः कर्क रेखा के समीप, कर्क रेखा के समीप NITCZ, कर्क रेखा के समीप NITCZ, ब्रैकेट में हिंदी में लिखना है उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय, उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का, अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है, अभिसरण क्षेत्र का निर्माण होता है। अतः पवन, अतः पवन मत लिखना, अतः दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली, अतः दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन न्यून दाब को, न्यून दाब को प्राप्त करने के लिए, न्यून दाब को प्राप्त करने के लिए विषुवत रेखा को पार करते ही, विषुवत रेखा को पार करते ही कोरोलियस बल के, कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर
कोरोलियस बल के प्रभाव में आकर दाईं ओर विक्षेपित होकर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का रूप ग्रहण कर लेती है, रूप ग्रहण कर लेती है। अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनों का ही परिवर्तित रूप है, परिवर्तित रूप है। ओके, देखो मानसून का अग्रसरण, फॉरवर्डिंग ऑफ मानसून, मानसून का अग्रसरण। भारतीय मानसून दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है। नंबर 1, पच्चीस मई अंडमान निकोबार, 25 मई अंडमान निकोबार। 1 जून केरल का तट, 15 जून मध्य भारत या राजस्थान, 15 जुलाई संपूर्ण भारत या उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, 15 जुलाई संपूर्ण भारत या उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ओके, कल बात करेंगे मानसून की शाखाएं और मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत में एडमंड हेले का शास्त्रीय सिद्धांत, क्लॉन का एंटी इक्वेटोरियल वेस्टर्ली थ्योरी, प्रति विषुवतरेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, कोटेश्वरम का जेट स्ट्रीम सिद्धांत, और इसके बाद हम बात करेंगे अल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन और आईटीसी जेट, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, धन्यवाद।